दोस्तों, मेरी कहानियों में सांप एक ऐसी कहानी है जो इंसान को हैरान कर देती है, क्योंकि उसका हीरो खुद को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नहीं, सांप की औलाद कहता है। अपनी पैदाइश का जवाज वो आसमानी सहीफों में भी तलाश करता है और उससे कतई नज़र कहानी का भाव और कदम कदम पर तजस्सुस आखिरी वक्त तक आपको कहानी सुनने पर मजबूर कर देगा। शीरी गुल का बराह रास्त ताल्लुक आशा बेगम से ही था, लेकिन बाज़ मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन कभी कभी उससे कई मामलात में जवाब तलब कर लेती थीं और शीरी गुल उन ख़वातीन को वही जवाबात देती जो आशा बेगम चाहती थी। दारुल अमान की इमारत आशा बेगम की मलकियत थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ होने वाले काले कारोबार की भी वो ज़िम्मेदार थी। वो ये कहकर बहुत आसानी से बढ़ सकती थी कि उसने तो अपनी इमारत फलाही काम के लिए मुफ्त दी हुई है। अगर यहाँ की निगरान अपने इख्तियारात से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं तो वो उसकी ज़िम्मेदार नहीं। आशा बेगम का ये जवाब माकूल समझा जाता। दारुल अमान की इंतज़ामी कमेटी के दीगर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन भी आशा बेगम के जवाब से ना सिर्फ मुतमिन हो जाती, बल्कि उसके खिलाफ होने वाली हर कार्रवाई के खिलाफ सरगर्मी दिखाती। शीरी गुल और आशा बेगम की मिली भगत का इल्म अगर किसी तीसरे को था तो वो ज़हरा थी, और ज़हरा बेगम आशा बेगम के खिलाफ ज़ुबान कहाँ हिलाती, इसलिए कि सिर्फ शीरी गुल की ज़ुबान बंद होने के बाद आशा बेगम पर कोई आंच नहीं आ सकती थी। दारुल अमान पर छापे की खबर के बाद बल्कीस खानम की पार्टी में आशा बेगम की दिलचस्पी ना होने के बराबर रह गई। पार्टी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही वो सीधी गुलशन इकबाल के बंगले पर पहुंची। पार्टी में मौजूद बाद ख़वातीन ने पार्टी में आशा बेगम की अदम दिलचस्पी को ना सिर्फ महसूस कर लिया था, बल्कि उसका इजहार भी कर दिया। आशा बेगम ने बड़ी मुश्किल से बात बनाई थी कि बल्कीस बेगम के बंगले से जल्द निकलने के सिलसिले में भी उसने बहाना ही बनाया था, वरना पार्टी के अख्तिताम के बावजूद भी चंद मखसूस ख़वातीन ने अपनी महफिल जमा ली और उनका इसरार था कि आशा बेगम उस महफिल में शिरकत करे। गुलशन इकबाल के बंगले से ही उसने कई फ़ोन किए थे। शीरी गुल के बयान से पहले वो उसकी मौत चाहती थी। वो जानती थी कि शीरी गुल आसानी से उसका नाम नहीं लेगी, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि पुलिस और CIA वाले पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। इससे पहले कि शीरी गुल को टार्चर सेल में ले जाकर हकीकत उगलने पर मजबूर किया जाए, वो उसकी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद करना चाहती थी, और जब तक उसे शीरी गुल की मौत की इत्तला नहीं मिलती उसे सुकून नहीं आ सकता था। 2 बजे रात तक आशा बेगम टहलती रही और उसका जहन मुख्तलिफ सिमतों में भटकता रहा। 2 बजकर चंद मिनट हुए थे कि फ़ोन की घंटी गुनगुनाने लगी। कहीं ज़हरा का फ़ोन ना हो। आशा बेगम ने सोचा और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो हेलो, 1 नंबर मैडम, दूसरी समझ से कहा गया। क्या रहा? जो कुछ आप चाहती थी वही हुआ। कहाँ से बोल रहे हो? क्लिफ्टन से। फ़ोन बंद करो, मैं आ रही हूँ। नंबर 1 ने फ़ोन बंद कर दिया। आशा बेगम ने रिसीवर रखते हुए सोचा कि रात बहुत हो गई है, उसके बावजूद भी जाना तो ज़रूरी है। गुलशन इकबाल के बंगले में चंद मुलाजिम हिमा वक्त मौजूद होते थे। ये इंतज़ाम उसने हाल ही में किया था, वरना पहले यहाँ सिर्फ 2 चौकीदार हुआ करते थे। आशा बेगम ने रिसीवर रखने के बाद दिलशाद अली और कलसूम बीबी को साथ लिया और क्लिफ्टन वाले बंगले के लिए रवाना हो गई। उन दोनों मुलाजमीन को उसने महज इसलिए साथ रखा था कि गश्ती पुलिस के जवान उसे कार में तनहा सफ़र करते देखकर मशकूक ना हों, और अगर वो मशकूक होकर उसका ताक़ब करते तो उसे रोक लेते तो भी होता तो कुछ भी नहीं, लेकिन वक्त ज़रूर बर्बाद हो जाता। वो जल्द अज जल्द क्लिफ्टन पहुंचना चाहती थी। आशा बेगम जब क्लिफ्टन के बंगले पर पहुंची तो ज़हरा को अपना मुंतज़िर पाया। मुहाफ़िज़ नंबर 1 उसे बंगले के गेट पर ही मिला था। कार और दोनों मुलाजमीन को 1 नंबर के हवाले करके वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। मेरे पास ड्राइंग रूम में आने से कबल कुत्ते ज़रूर छोड़ देना, बहुत देर लग गई, ज़हरा ने दूर ही से कहा, और वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। उसे शायद नंबर 1 ने बता दिया था कि मैडम आ रही हैं। तुम्हें छापे की खबर तो है? हाँ, मैंने ही नंबर 1 को बल्कीस खानम को फ़ोन दिया था, ज़हरा ने कहा। बस सिलसिले में ही देर हो गई। आशा बेगम ने सोफे पर ढेर होते हुए कहा।
راحیل کی وجہ سے میں نے بہت سے محاذ خالی چھوڑ دیے ہیں۔ اس غلطی کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ شیری گل اور میرا ساتھ بہت پرانا تھا اور کسی اور طرح سے بھی تو معاملے کو سنبھالا جا سکتا ہے، زہرا نے کہا۔ نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ میں ایسے وقت جب کہ انتخابات سر پر آ گئے ہوں کوئی خطرہ منہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ شیری گل کے منہ سے ایک لفظ بھی میرے خلاف نکل جاتا تو میرے مخالفین آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ ایسی صورت میں میری پارٹی مجھے ٹکٹ دیتے وقت 1000 بار سوچتی اور پھر یہی فیصلہ کرتی کہ مجھے ٹکٹ نہ دیا جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں گزشتہ انتخابات میں ہار گئی تھی، لیکن اس بار میرے جیتنے کے امکانات 100% ہیں۔ اس علاقے میں جہاں میں رہتی ہوں سوائے میرے کوئی اور جیتنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا تم اس حلقے سے الیکشن لڑو گی؟ ہاں، اسی حلقے سے لڑوں گی۔ میرا تو خیال ہے کہ زہرا نے فکرہ ادھورا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نگاہ نمبر 1 پر پڑی جو ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ آپ نے جن 2 افراد کو فون کیا تھا ان میں سے ایک نے کام کر دیا۔ میں تھانے میں ہی تھا جب وہ میرے پاس پہنچا۔ شیری گل سے ملنے کی میری ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ میں علاقے کے ایس پی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے اور اس سے بات کروں۔ میں نے یہ تو معلوم کر لیا تھا کہ شیری گل نے وکیل کی موجودگی میں بیان دینے یا کورٹ میں بیان دینے کی بات کی تھی اور اسے کلفٹن ہی کے ٹارچر سیل پہنچانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بات مختصر کرو، عائشہ بیگم نے کہا۔ اور تم نے وہ گولی اس شخص کو دے دی تھی؟ جی، میں نے وہ گولی اس شخص کو دی اور تھوڑی دیر بعد ہی اس شخص نے حوالات میں موجود ایک دوسری عورت سے ملنے کی بات کی۔ تھانے دار نے اسے اجازت دے دی اور شاید اس نے تھانے دار کو کچھ رقم بھی دی۔ اس شخص نے وہ گولی اس عورت کو دی کہ اور عورت نے گولی شیری گل تک اس پیغام کے ساتھ پہنچا دی کہ یہ گولی تمہیں ضمانت ہونے تک بے ہوش رکھے گی اور اس طرح تم ٹارچر سیل سے بچ جاؤ گی۔ نمبر 1 نے کہا۔ اور جب شیری گل حوالات سے باہر آئی تو وہ نیم بے ہوش تھی اور پھر پولیس وین میں بیٹھتے وقت وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے وین ہی میں ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی۔ جب سی آئی اے والوں کو ناکامی ہوئی تو انہوں نے اسے ہسپتال پہنچا دیا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد یعنی گولی کھانے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ مر چکی تھی۔ ممکن ہے اس کی لاش کا رات ہی میں پوسٹ مارٹم کیا جائے یا صبح تک اسے سرد خانے میں ڈال دیا جائے۔ کل صبح 11 بجے وہ آدمی جسے تم نے گولی دی تھی ہل پارک کے قریب ملے گا۔ تم نرسری کی طرف جانے والے راستے سے جانا۔ ممکن ہے کہ وہ خود ہی تمہارے پاس پہنچے اور وہ کسی مقام پر تمہارا منتظر ہوگا۔ بہرحال اسے ایک لفافہ دینا ہے جو میں تمہیں وہاں جاتے وقت دوں گی۔ اب تم جاؤ اور میں نے کتے چھوڑ دیے ہیں، محافظ نمبر 1 نے جاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، دارالامان میں کچھ لڑکیاں، ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ عائشہ بیگم نے زہرا کی بات درمیان سے قطع کر کے کہا۔ اب چلو سو جائیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پر ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ سب کچھ اب ناشتے کی میز پر ہوگا اور اس سے قبل کسی معاملے پر بات مت کرنا، اس معاملے پر بھی۔ اور زہرا نے شوق اور اکسانے والے لہجے میں کہا، بہت تھک گئی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، آج معاف کیا۔ زہرا نے عائشہ بیگم کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، چلو آج میں تمہیں لوری دے کر سلاؤں۔ عائشہ بیگم نے کچھ کہنے کی بجائے مسکرانا ہی کافی سمجھا، مگر بیڈ روم کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے کہا، آج تم لوری اپنے آپ ہی کو دو تو مناسب ہے۔ زہرا نے حیرت سے عائشہ بیگم کی طرف دیکھا کیونکہ عائشہ بیگم کا لہجہ اسے کچھ بدلا سا لگا۔ زہرا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ عائشہ بیگم بیڈ روم میں داخل ہو گئی۔ وہ چاہتی تو اس کے بیڈ روم میں داخل ہو جاتی، لیکن چند لمحے بیڈ روم کے باہر کھڑے رہنے کے بعد زہرا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عائشہ بیگم نے زہرا کے جانے کے بعد تھکے انداز میں بیڈ روم کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر ایسے گری جیسے درخت سے کٹی شاخ زمین پر گرتی ہے۔ زہرا میرے خیال میں بہتر ہے، اس نے چھت کی طرف گھورتے ہوئے سوچا۔ ممکن ہے کہ یہ شیری گل سے زیادہ بہتر انداز میں دارالامان چلائے۔ شیری گل کی جگہ پر کرنے کے لیے زہرا سے بہتر اور کوئی نہیں، لیکن یہ بہت فری ہو گئی ہے۔ ان 2-3 ماہ میں اس کا منہ کچھ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، اور اگر اس نے دارالامان سنبھالنے سے انکار کر دیا تو نہیں، وہ اس کی جرات نہیں کر سکتی۔ صبح ناشتے پر ہی اس سے بات کر لی جائے گی۔ صبح کے تمام اخبارات نے دارالامان پر چھاپے کی خبر شائع کی۔ شیری گل کے ساتھ دیگر 5 لڑکیوں کی گرفتاری اور پھر رہائی کی خبر بھی تھی، اور ایک خبر یہ بھی تھی کہ شیری گل نے حوالات میں ہی خودکشی کر لی۔ پولیس کا خیال تھا کہ اگر شیری گل خودکشی نہ کرتی تو اہم انکشافات کی توقع تھی۔
दारुल अमान की इंतज़ामी कमेटी में शामिल चंद मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का खबरों में हवाला भी था और इन ख़वातीन में आशा बेगम के हवाले से कहा गया था कि दारुल अमान को चलाने के सिलसिले में फ़ंड जमा करने की जिम्मेदारी आशा बेगम की है। पुलिस के एक जिम्मेदार अफसर के इस ख्याल का हवाला भी खबरों में दिया गया था कि इंतज़ामी कमेटी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से किसी को भी ये इल्म नहीं था कि शीरी गुल दारुल अमान में क्या गुल खिला रही है और ये कि छापे की कार्रवाई भी उन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में से चंद ही की अहमा पर अमल में लाई गई थी। आशा बेगम ने अपने सामने पड़े हुए आखिरी अखबार पर सरसरी नज़र डालकर उसे एक तरफ रखा ही था कि ज़हरा कमरे में दाखिल हुई। मुझे ज़रा सी देर हो गई। ज़हरा ने आशा बेगम के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, रात देर से सोई थी इसलिए। ठीक है, चाय बनाओ। आशा बेगम ने ज़हरा के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए कहा, इन अखबारात में दारुल अमान पर छापे की खबरें हैं। नाश्ते के दौरान मैं इन्हें ही पढ़ लो और फिर मैं तुमसे इस मसले पर बात करूंगी। रात बेडरूम में जाते हुए मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। ज़हरा ने प्याली आशा बेगम के सामने रखते हुए कहा, ऐसा तो नहीं कि कोई और, जब तक तुम जिंदा हो मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद नहीं आएगी। आशा बेगम ने अपने लहजे को खुशगवार बनाने की कोशिश करते हुए कहा, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि दूसरी लड़की का ख्याल तुम्हारे जहन में क्यों आया। इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, ज़हरा ने दबी दबी आवाज़ में कहा। जिस रात फौजिया हमारे दरमियान मौजूद थी उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि तुम्हारी दिलचस्पी मुझ में कम हो गई। जिस जोशो खरोश का मुजाहरा तुमने फौजिया के साथ किया था उस अंदाज के जोशो खरोश का मुजाहरा कभी तुम मेरे साथ भी करती थी। अच्छा, तो इसलिए तुमने पहली रात ही फौजिया को ख़त्म कर दिया। आशा बेगम ने ज़हरा की आंखों में झांकते हुए कहा। उसके लहजे में पोशीदा तंज भी ज़हरा ने महसूस कर लिया, जबकि मैं फौजिया को चंद दिन जिंदा देखना चाहती थी। फौजिया को मैंने जानबूझकर नहीं माना, ज़हरा ने धीमी आवाज़ में कहा, और वो तो बस इत्तेफाक ही से मर गई थी। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, आशा बेगम ने सर्द लहजे में कहा। तुम नहीं जानती कि फौजिया की लाश को ठिकाने लगाने के सिलसिले में मुझे कितने जतन करने पड़े हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन ख़त्म करो इस बात को। पुलिस सरगर्मी से फौजिया की तलाश में है। मुमकिन है पुलिस वाले इसके सिलसिले में पूछ गुछ करने मार्टन और आलिया कमाल तक भी पहुँचे, और उसका मकान भी है कि वह यहाँ भी आएँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रहूँगी। ज़हरा ने आशा बेगम का जुमला पूरा नहीं करने दिया, और पुलिस वाले को जवाब देना मुझे आता है। मुझे पूरी बात करने दो, आशा बेगम ने अजीब से लहजे में कहा। जब तक किसी मुनासिब निगरान का बंदोबस्त नहीं हो जाए मैं चाहती हूँ कि तुम दारुल अमान का कारोबार संभाल लो। तुम वहाँ रह चुकी हो और वहाँ जो कुछ होता है वो तुम्हारे इल्म में है। नहीं, अब मैं दारुल अमान, मेरी बात समझने की कोशिश करो, आशा बेगम ने कहा। और बेगम शाइस्ता करीम बहुत दिनों से इंतज़ामी कमेटी की निगरान बनने के चक्कर में है। उन्होंने कई बेगमात के इशारों किनारों में बात भी की है, और मेरा ख्याल है कि यह छापा भी उनकी एमा से पड़ा है। उसका इम्कान भी है कि निगरान और इंतज़ामी कमेटी की चंद बेगमात को उन्होंने अपना हम ख्याल बना लिया हो, और मैंने अभी किसी को फ़ोन नहीं किया। मैं सबसे बराह रास्त मिलने के मूड में हूँ, और आज शाम तक मैं मामला ठीक कर लूँगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दारुल अमान की निगरान तुम्हें बनाया जाए, ताकि मेरे खिलाफ किसी साजिश का इम्कान बाकी ना रहे, और मैं तुम्हें छोड़कर मैं खुद तुमसे जुदा नहीं रहना चाहती, आशा बेगम ने कहा। बस चंद दिन की बात है, फिर कोई ये ज़रूरी तो नहीं कि तुम दारुल अमान में रात भी गुजारो। ज़हरा बहुत देर तक इसरार करती रही, लेकिन फिर हथियार डाल दिए। वो जानती थी कि अगर उसने आशा बेगम की बात नहीं मानी तो आशा बेगम का मूड बिगड़ सकता है, और वह फ़िलहाल आशा बेगम को खुश ही रखना चाहती है। आशा बेगम के साथ रहते हुए उसे इस बात का तो एहसास हो गया था कि आशा बेगम कितनी खुदगर्द, तोता चिशम और शफाक औरत है। अगर वो ज़हरा से नाराज़ हो जाती तो फिर ज़हरा की ज़िंदगी की ज़मानत कोई नहीं दे सकता। आज शाम तक मैं किसी न किसी सूरत दारुल अमान का निगरान तुम्हें बनाने के सिलसिले में फ़ैसला ले लूँगी, और मेरा ख्याल है कि सवाई बेगम शाइस्ता करीम के कोई और खातून मेरी मुखालफत नहीं करेगी। आशा बेगम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। राहील के बारे में भी मेरे पास कोई खैर की इतला नहीं। राहील के चक्कर में पड़कर मेरा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मैं राहील को छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं उससे फ़ायदा नहीं उठा सकी तो दूसरा कोई भी उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर को उसके हाल पर छोड़ दें, ज़हरा ने कहा।
राहील से फ़ायदा उठाने के सिलसिले में 6 पार्टियां कोशा हैं और वह हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेरा ख्याल है कि अब तो सभी को मालूम हो गया है कि आशा बेगम राहील के सिलसिले में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे यांग लाई की तरफ से खतरा है, क्योंकि उसने शहर के सारे ही चीनी बदमाशों को अपने गिर्द जमा कर लिया है और उसे यह एहसास भी है कि मैंने उसे धोखा दिया है। अभी तो खैर उसने मेरी तरफ का रुख नहीं किया, लेकिन जब करेगा तो फिर मुझे सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। और वैसे मेरी कोशिश तो यही है कि मार्टिन और यांग आपस में उलझ जाएं ताकि फ़ायदा मैं उठा लूं। आप हुकूमत को क्यों फरामोश कर रही हैं? सरकारी लोगों को फरामोश करने और ना करने की बात नहीं, वो जो कुछ करेंगे उसकी इतला मुझे हर सूरत में मिलेगी। और यांग लाई और मार्टिन के मुकाबले में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हुकूमत का साथ दूंगी, और मुझे हुकूमत के कारिंदों से ज़्यादा ख़तरा नहीं। हुकूमत के लोगों को यांग लाई और मार्टिन की तरफ मतवज्जा करना भी तो ज़रूरी है, ताकि उन दोनों का रुख उस तरफ होने से कबल ही वो दोनों हुकूमत से टकरा जाएं। वो दोनों इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हुकूमत से टकराने की कोशिश करें। आशा बेगम ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकारी अफसरान उन दोनों के गिर्द हिसार डालें और उसे तंग करने की कोशिश करें। ऐसी सूरत में वो दोनों या तो राह फरार इख्तियार कर लेंगे या फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। प्रोफेसर मार्टिन और यांग लाई को कातिल साबित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में तो आ सकती है और 2-4 साल केस भी चल सकता है। 2-4 साल केस? ज़हरा ने हैरत का इजहार किया और उसके ख्याल में प्रोफेसर मार्टिन और यांग लाई के सिलसिले में सफारती सतह पर भी कुछ हो सकता था। तुम जो कुछ सोच रही हो वो मेरे जहन में भी है, आशा बेगम ने कहा। यांग लाई अपने मुल्क से भी फरार है और वहाँ कई मुकदमात में मतलूब है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बरतानिया में पनाह ना लेता। रहा मार्टिन तो वो बदनाम नहीं, मशकूक भी है, और उसके सिलसिले में पाए जाने वाले शकूक ही उसे कई दिन तक जेल में रखने के लिए काफ़ी हैं। फिर मैं भी तो कोशिश करूंगी कि ये लोग ज़्यादा अरसे जेल में रहें। प्रोफेसर राहील भी तो इन लोगों के खिलाफ बयान दे सकता है, वो तो मेरे खिलाफ भी बयान दे सकता है, आशा बेगम ने कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो जानता है कि हमारे खिलाफ बयान देना उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं। अगर वो हम लोगों के खिलाफ बयान देने के हक़ में होता तो इस तरह खुद फरार होने की कोशिश नहीं करता। हुकूमत से तावन पर भी वो शायद मेरे कहने से ही आमादा हुआ था। ज़हरा ने ज़बान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वह सोच रही थी कि आशा का ख्याल दुरुस्त ही है। राहील हुकूमत से पनाह भी तलब कर सकता था और वो कह सकता था कि उसकी जान को ख़तरा है, हुकूमत उसकी हिफाजत करे और हुकूमत उसे तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़ोर कोशिश करती। चंद लम्हे गौर करने के बाद ज़हरा ने कहा, नौशीन भी तो उसके साथ है। मैं जानती हूँ, आशा बेगम ने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। नौशीन बेवकूफ़ है, राहील नॉर्मल इंसान नहीं, और ये बात नौशीन को भी मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे अपनी मोहब्बत के जादू से दुरुस्त करना चाहती है, और मेरा ख्याल है कि उसे नाकामी होगी। अगर तुम उन दोनों की शादी ही को कामयाबी की मंजिल करार दे रही हो तो तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, वगरना ताल्लुकात की हद तक तो नौशीन ने कामयाबी हासिल कर ली है। नहीं, मेरा ख्याल है कि वह औरत से दूर भागता है। दूर भागने वाले मर्दों को नज़दीक लाना और लुत्फ़ उठाना नौशीन जैसी। हमें इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है कि नौशीन से राहील के तल्कात किस किस्म के हैं, आशा बेगम ने कहा, और उसके लहजे में बेजारी सी थी। बात तो तुमने ही शुरू की थी। चलो तो ठीक है, अब ये मौजू मैं खुद ख़त्म कर रही हूँ, आशा बेगम ने कहा। मैं जा रही हूँ और मेरे आने तक यूं तो किसी का फ़ोन आने की तवक्का नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो कहना यही है कि मैं शहर से बाहर गई हूँ। बेगम शाइस्ता करीम के किसी सवाल का जवाब बिल्कुल मत देना, सिवाय इसके कि मैं आज शाम को पहुँच जाऊँगी। ज़हरा ने इस बात में गर्दन हिलाई, और तुम खुद को दारुल अमान जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करो, तो क्या आज ही इसका इम्कान है शाम तक शीरी गुल के कफन दफन का इंतज़ाम हो जाएगा। उसके चंद अजीज़ इस शहर में हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि सब कुछ दारुल अमान की तरफ से हो। आधे पौने घंटे बाद आशा बेगम बंगले से बाहर चली गई। ज़हरा ये नहीं जानती थी कि वह शहर में कहाँ कहाँ जाएगी या क्या कुछ करेगी। वह अपने बहुत कम प्रोग्राम ज़हरा को बताती थी, और ज़हरा ने भी कभी उसे टटोलने की कोशिश नहीं की। वो आशा से बहस ज़रूर करती थी, लेकिन किसी बात पर अड़ जाना उसे आता ही नहीं था, और वह फ़ौरन आशा की बात मान लेती थी, चाहे वह उसे गलती क्यों न महसूस हो।
राहील के सिलसिले में भी उसने कई बार बहस की थी, लेकिन हमेशा की तरह आज भी इससे पहले कि आशा का मूड खराब होता उसने हथियार डाल दिए थे। राहील के सिलसिले में ज़हरा का ख्याल था कि वह ना सिर्फ नॉर्मल है बल्कि आम मर्दों से ज़्यादा ही कुव्वत भी रखता है। उस सिलसिले में एक बार गुफ्तगू करते हुए ज़हरा ने आशा बेगम से कहा था कि प्रोफेसर राहील खुद को सांप कहता है और सांप जिन्स की अलामत है। नौशीन ये सब कुछ भूलकर राहील के चक्कर में पड़ गई है, और वह महज इसलिए कि उसके हल्का अहबाब में राहील जैसा मर्द और कोई नहीं। ज़हरा ने सोचा, और आशा जैसी औरत मेरी निगाह में कोई नहीं, और मैं आशा के लिए वक़्त पड़ने पर जान भी दे सकती हूँ। यही सूरत नौशीन और राहील की है, और वह दोनों एक दूसरे के लिए वक़्त पड़ा तो जान की बाजी लगा देंगे। ये सीधी सीधी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों आशा के समझ में नहीं आती। आशा ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसने ज़माना देखा है, लेकिन उसका मतलब ये भी तो नहीं कि उसका कहा हर फर्ब आखिर ही होगा। ड्राइंग रूम में ज़हरा तन्हा थी। आशा के जाने के बाद उसने ड्राइंग रूम ही का रुख किया था और सोफे की पुशे से गर्दन टिकाए आंखें बंद किए वो जहन को सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जहन मुख्तलिफ सिमतों में भटक रहा था। आशा ने उसे जो दारुल अमान का निगरान बनाने का फैसला किया था, वो उसे खतरे की घंटी लग रहा था। वो समझ रही थी कि अब आशा उसे दामन छुड़ाना चाहती है, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब उसके ज़हन के किसी खाने से नहीं उभर रहा था। फौजिया के साथ रात गुजारने के बाद ही उसे आशा के रवैये में तब्दीली आ गई थी। कहीं फौजिया जैसी कोई और लड़की तो आशा को नहीं मिल गई, और यह सवाल भी बार बार उसके जहन में उभर रहा था। इस सवाल का जवाब भी ज़हरा के पास नहीं था। सोचते सोचते ज़हरा का जहन थक सा गया, लेकिन मुख्तलिफ ख्यालात उसके जहन का पीछा छोड़ने पर आमादा नहीं थे। फ़ोन की घंटी ने उसे आंखें खोलने और जहन को झटकने पर मजबूर कर दिया। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो, उसने अपनी आवाज़ को मुतरन्नम बनाने की कोशिश करते हुए कहा। हेलो, कौन साहब? क्या तुम आशा हो? किसी ने भारी आवाज़ में पूछा। अगर मैं कहूँ कि मैं आशा हूँ तो इसका मतलब है कि तुम आशा नहीं हो, दूसरी तरफ से कहा गया। मेरा नाम मार्टिन है। आशा से कहना कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। आप हैं कौन और उनसे मिलना क्यों चाहते हैं? ज़हरा ने अपने लहजे को बनावट से आरी करने की कोशिश करते हुए कहा। मैं कौन हूँ ये आशा जानती है। मैं जहाँ ठहरा हुआ हूँ उसका इल्म भी उसे है। तुम इतना ज़रूर कहना कि मैं दोस्ताना माहौल में बात करना चाहता हूँ। ज़हरा ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि दूसरी तरफ से सिलसिला मुंतक़े हो गया। रिसीवर रखते हुए ज़हरा ने सोचा कि अब आशा को उस फ़ोन की इत्तला कहाँ दी जाए। मालूम नहीं उसकी वापसी कब हो। दोपहर के खाने पर आने का तो मकान नहीं, आना होता तो वह कह कर जाती। यही कुछ सोचते हुए वह ड्राइंग रूम से उठ गई। आलिया कमाल के कहने पर ही मार्टिन ने डिफेंस वाले बंगले की रिहाइश तर्क कर दी थी, और वह खुद भी इस बंगले में एक तरह से महदूद होकर रह गया था। 5 स्टार होटल में उसे कम से कम ये सहूलत तो हासिल थी कि वह जब चाहता यहाँ शहर के किसी भी मुअज़्ज़ज़ बदमाश को बुला सकता था। इस वक्त भी होटल के एक कमरे में वो शहर के 3 बदमाशों के दरमियान बैठा चाय पी रहा था। आलिया कमाल उसके साथ तो नहीं थी, लेकिन कमरे में होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ बेडरूम तक पहुंच रहा था, और वह बेडरूम पर लेटी आराम से सारी गुफ्तगू सुन रही थी। मैंने उसे दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू की दावत दी थी, लेकिन ना वो आई और ना उसका कोई फ़ोन। मेरा ख्याल है कि वह शहर में नहीं है। उन तीनों में से उस बदमाश ने कहा, जिसका रंग स्याह, कद लंबा और बदन भारी था। उस ख्याल की वजह वुमेन वर्ल्ड की कल जो मीटिंग हुई थी उसमें वो मौजूद नहीं थी। बेगम शाइस्ता करीम ने मुझसे यही कहा था कि उस लंबे और काले शख्स ने कहा। बेगम शाइस्ता करीम से मेरी याद अल्लाह है, और मैं महीने में 2-4 शामें उसके साथ ही गुजारता हूँ। उसे क्या फ़र्क पड़ता है वो शहर में है या नहीं। दूसरे शख्स ने कहा, जो शलवार सूट में मलबूस था, जो प्रोग्राम हमने बनाया था उस पर अमल कर देते हैं। हमारे प्रोग्राम में आशा बेगम को ज़ाती तौर पर भी दहशत ज़दा करना शामिल है। जब वो बंगले पर होंगी तो अपने आधे बंगले को औरतें कैसे देखेंगी? आंखों से देखना इतना ज़रूरी तो नहीं। आधे बंगले की तबाही की खबर भी उसे दहशत ज़दा कर सकती है। चलो ठीक है। और मार्टिन ने हाथ के इशारे से उन तीनों को खामोश करते हुए कहा, लेकिन आधे बंगले की तबाही के साथ ही उसे फ़ोन करके दोबारा मुलाकात की दावत देता हूँ, और ये धमकी भी अगर वो नहीं आई तो बाकी आधा बंगला भी तबाह कर दिया जाएगा। इसका मतलब तो यही है कि आज रात हम कुछ ना करें,
शलवार सूट वाले ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आशा बेगम के हर ठिकाने की निगरानी हो रही है। मार्टिन ने शलवार सूट वाले की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, और आज मैंने दारुल अमान की निगरानी का बंदोबस्त भी कर दिया है। उसकी निगरानी तो CIA वाले भी कर रहे हैं, तीसरे शख्स ने कहा, जो मटियाले कलर के सूट में था। वो तो पहले भी करते थे और उनकी निगरानी का मकसद दारुल अमान की हिफाजत है, वहाँ होने वाले घिनौने कारोबार को उजागर करना नहीं। इस बहस में उलझने की जरूरत नहीं, मार्टिन ने कहा। मेरी निगरानी का मकसद दीगर है। मैं उन लड़कियों के जरिए उन अफरान तक पहुंचना चाहता हूं जिनके बेडरूम उन लड़कियों के दम से आबाद रहते हैं। क्या यह कमाल की बात नहीं कि निगरान के साथ जिन लड़कियों को हिरासत में लिया गया था वो आधे घंटे से ज़्यादा हवालात में नहीं रहीं। मुझे ज़्यादा हैरत तो छापे पर है, शलवार सूट वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, और जिस दारुल अमान की सरपरस्ती बड़े बड़े आदमियों की बेगमात करती हैं, उस पर पुलिस के छापे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अखबार में जब मैंने छापे की खबर पढ़ी तो हम एक अहम मौजू पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। मार्टिन ने उस शख्स की बात कथा करते हुए कहा, तुम्हारे जिम्मे काम जो था उसका क्या हुआ? मार्टिन ने सूट वाले की तरफ देखते हुए पूछा। आज रात किसी वक्त वो काम हो जाएगा। मैंने आपसे 2 दिन का वक्त मांगा था और आज दूसरा दिन है। जब तुम उसे लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचोगे तो मुझे फ़ोन कर देना। ऐसा ही होगा। सूट वाले ने अपनी दस्ती घड़ी पर निगाह डालते हुए कहा, मैं आप लोगों का थोड़ा सा वक्त और लूँगा। मार्टिन ने यह बात कही तो शाइस्ता अंदाज में थी, लेकिन उसके लहजे में नागवारी थी। शहर के अफसरान भी राहील की तलाश में सरगर्मी दिखा रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता कि उनकी तलाश के घोड़े किन सिमतों में दौड़ रहे हैं। उस सिलसिले में भी मैंने आपसे सरसरी अंदाज में बात की थी। आपके तल्लुकात, मार्टिन ने काले शख्स से कहा, अफसरान से हैं और वो इस सिलसिले में बेगम शाइस्ता करीम भी काम आ सकती हैं। दारुल अमान पर छापा उन्हीं खातून के कहने पर मारा गया है। ये तो बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, काले शख्स ने कहा। मैं कल किसी वक्त आपको बता दूंगा कि सरकारी अफसरान पर प्रोफेसर के लिए किन सिमतों में सरगर्म हैं। उनकी कोई ना कोई सिमत तो दुरुस्त होगी। उस दुरुस्त सिमत में सफ़र करके हम उनसे पहले मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। मार्टिन ने खुद कलामी से अंदाज में कहा, और मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल हम आशा के बंगले में धमाका करने के प्रोग्राम को मुलतवी कर दें। हाँ, ये ज़रूर मालूम करने की कोशिश करें कि आशा गई कहाँ है और कब वापस आएगी। मेरा ख्याल है कि अब हम एक एक करके यहाँ से चले जाएं। मटियाले रंग के सूट वाले ने उठते हुए कहा, और मेरे ज़िम्मे जो काम है वो होते ही मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही शलवार सूट वाला खड़ा हो गया। मैं मालूम करूं कि आशा बेगम कहाँ गई है, क्यों गई और कब वापस आएगी। उन दोनों के जाने के बाद काले लंबे और भारी बदन वाले शख्स ने लबों पर मुस्कुराहट बखेरने की कोशिश करते हुए कहा, सरकारी अफसरान से मालूमात हासिल करने के सिलसिले में अखराजात लंबे भी हो सकते हैं, इसलिए आप अखराजात की फ़िक्र ना करें। जो आप कहेंगे वो भी पेश कर दूंगा। उसका मुझे यकीन था और फिर भी आपके इल्म में लाना ज़रूरी था, काले शख्स ने उठते हुए कहा। तीसरे शख्स के बाहर निकलने के बाद मार्टिन ने कमरे का दरवाज़ा ला करके कहा, आलिया उसी कमरे में आ जाओ, और तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आलिया ने बेडरूम और कमरे के दरमियान वाक़या दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए कहा, जिस काम का प्रोग्राम बनाया था वो कर गुजरते, उसे मुलतवी करने की क्या ज़रूरत थी। आशा बेगम कहीं भी होती, बंगले में होने वाले धमाके से दहशत ज़दा हो जाती। आशा बेगम बहुत मजबूत असाब की मालिक है, और आज जो कुछ उसके बारे में मालूम हुआ है उससे तो यही अंदाज़ा होता है कि फिर उसकी एक समाजी और सियासी हैसियत भी है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, मार्टिन ने मैनीखेज अंदाज में कहा। वो अपने बंगले में होने वाले धमाके को सियासी रंग भी दे सकती है। सुना है कि वो उसी इलाके से इंतखाब लड़ने वाली है जिस इलाके में वो रहती है। हम उसे दहशत अदा करने के लिए धमाका करते और उससे उसकी हैसियत मुस्तहकम हो जाती। यही सब कुछ सोच कर मैंने धमाके वाले प्रोग्राम को मुलतवी किया है। अच्छा, अब मैं समझी, आलिया कमाल ने कहा। फिर क्या सोचा है? सोच ही लेंगे कुछ ना कुछ, मार्टिन ने कहा। असल में अब लड़ाई सह तरफा शुरू हो गई है। यांग लाई, आशा बेगम और हम। जहाँ तक सरकारी चूहों का तल्लक है, मेरे ख्याल में उनसे उलझना बेकार है। हाँ, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। तुम्हारे ख्याल में राहील हुकूमत की तहवील में नहीं है? मेरा शुरू से यही ख्याल है कि राहील खुद हुकूमत के हलके में नहीं रहेगा।
आखिर हुकूमत के अफसरान से उसके गिर्द हिसार कायम करने की कोशिश भी की तो वो उसे तोड़ देगा। तुम्हारे इस ख्याल से ये बात कहाँ साबित होती है कि राहील इस वक्त हुकूमत के हिसार में है और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है? तुम गलत समझ रही हो, मैंने ये नहीं कहा, प्रोफेसर मार्टिन ने कहा। और मेरे ख्याल में इस वक्त वो यांग लाई की गिरफ्त में होगा या फिर यांग लाई की गिरफ्त में नहीं है, आलिया ने कहा। और मेरे इस ख्याल की तस्दीक अशोक मेहता कर देगा। रात तक उसका अगवा तो हो ही जाएगा। हाँ, जिस शख्स को मैंने इस काम पर लगाया है वो आज रात तक ये काम करके मुझे फ़ोन करेगा। अशोक मेहता से पूछ-गुछ हमें जानी के ठिकाने पर नहीं, अपने ठिकाने पर करनी हो चाहिए। जानी काबिल भरोसा आदमी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ना मैं उसे यहाँ बुलाता और ना ही सरकारी अफसरान से सुन गुण लेने की बात करता। बेगम शाइस्ता करीम के तलकात का भी ठिकाना नहीं और जानी उसका यार है। मैं पहले ही कहती थी कि अशोक मेहता फ्रॉड है, डबल क्रॉस करेगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्योंकि अशोक मेहता ही ने प्रोफेसर राहील के बारे में बहुत सी मालूमात फराहम की थी, इसलिए मैं धोखा खा गया। मेरा तो ख्याल है कि अशोक मेहता ही यांग लाई को भी मालूमात फराहम की थी और मुमकिन है कि ऐसा ही हुआ हो। मार्टिन ने सिगरेट का पैकेट उठाते हुए कहा, लेकिन यांग लाई हम लोगों से भी ज़्यादा कमीना है। अशोक मेहता को कोई फ़ायदा पहुंचाने की बजाय वो गोली मार देना बेहतर समझेगा और वह अपने किसी गैर मुल्की हलीफ को ज़िंदा रखने के हक़ में नहीं। मुझे मालूम है, आलिया ने पुरख्याल अंदाज में कहा। उसने मथुरा के उस पंडित को उसी वक्त जहर दे दिया था जब शिव जी की 3000 साल पुरानी मूर्ति उसके हाथ लग गई थी। उस मूर्ति की निशानदही मथुरा के पंडित नहीं की थी। और ये सब तो मुझे क्यों बता रही हो? मैं जानता नहीं, मार्टिन ने कहा। अब क्या प्रोग्राम है? आलिया ने सोफे से उठते हुए कहा। कहीं बाहर जाने का मूड तो नहीं, इसलिए। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मार्टिन को जुमला पूरा नहीं करने दिया। इस वक्त कौन आ सकता है? किसी को बुलाया था तुमने? आलिया ने सरगोशी की। नहीं, मार्टिन ने कहा। और तुम बेडरूम में जाओ, मैं देखता हूँ। मेरा नाम ज़हरा है और मैं आलिया से मिलने आई हूँ। मार्टिन के दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़ी हुई खूबसूरत औरत ने कहा, आलिया से? मार्टिन ने ज़हरा का जायज़ा लेते हुए कहा, क्या आलिया तुम्हें जानती है? मुमकिन है, लेकिन मैं आलिया को जानती हूँ। अंदर आ जाओ, मार्टिन ने दरवाजे के आगे से एक तरफ हटते हुए कहा। जब ज़हरा कमरे में दाखिल हो गई तो मार्टिन ने कमरे का दरवाज़ा लॉक करते हुए कहा, बैठ जाओ, आलिया भी आती है। तुम कहाँ से आई हो? आशा बेगम के बंगले से, ज़हरा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। किस नीयत से आई हो? आलिया कमाल ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, हमारे पास बुरी नीयत से आने वाले जिंदा वापस नहीं जानते। मैं जानती हूँ, ज़हरा ने आलिया की तरफ भरपूर अंदाज में देखते हुए कहा। जो जिंदा होते हैं उन्हें अपनी जान की परवाह होती है। मुझे तो मरे हुए कई साल बीत गए। अपने आने का मकसद बयान करो, मार्टिन ने तीखे लहजे में कहा। क्या तुम्हें आशा ने भेजा है? नहीं, मैं खुद आई हूँ, ज़हरा ने धीमी आवाज़ में कहा। आशा से छुप कर? क्यों? उससे छुप कर तुम क्यों आई हो? इस सवाल का जवाब चंद लफ्ज़ों में नहीं दिया जा सकता, ज़हरा ने दबी दबी आवाज़ में कहा। मुख्तसर ये कि अब मैं आशा के काम नहीं रही और जो चीज़ उसके काम की नहीं रहती वो गायब हो जाती है। मैं गायब होने से नहीं डरती, लेकिन गायब होने से पहले आशा के साथ ऐसा करना चाहती हूँ कि वह जब तक जिंदा रहे मुझे याद करती रहे। मार्टिन ने बड़े गौर से ज़हरा का चेहरा देखा और ज़हरा के चेहरे के तासरात उसकी ज़ुबान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज़ की सच्चाई की गवाही दे रहे थे। उसके बावजूद भी मार्टिन ने सर्द लहजे में कहा, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि यांग लाई इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। ज़हरा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, और मुझे अशोक मेहता के बारे में भी मालूम है। आशा बेगम के बारे में तो तुम्हें वैसे ही इल्म होगा, क्योंकि तुम उसके भेजने पर ही यहाँ तक पहुँची हो। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो फिर मेरे साथ वही सलूक करो जो अपने दुश्मनों के साथ करते हो, ज़हरा ने कहा, और उसके लहजे में खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुझे आशा के हाथों मरना मंजूर नहीं। हाँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं सुकून से मर जाऊंगी। आलिया की एक मकामी औरत दोस्त बन गई थी, फौजिया, और क्या तुम उसके बारे में जानती हो? मार्टिन ने हवा में तीर चलाया और वह अचानक ही गायब हो गई।
फौजिया से मैं कभी नहीं मिली, ज़हरा ने अपने चेहरे को बेतासर करते हुए कहा, लेकिन राहील के हवाले से उसका नाम कई बार सुना है। आशा उसे जानती है और उसे मिल भी चुकी है। तुम मुझसे नहीं मिली? अगर मिलती तो ज़रूर बता देती, ज़हरा ने कहा। मैं जानती हूँ कि प्रोफेसर राहील के सिलसिले में तुम्हारे क्या अज़ाइम हैं, यांग लई क्या करना चाहता है और आशा क्या सोच रही है। उसके साथ ही मुझे ये भी मालूम है कि प्रोफेसर राहील और नौशीन इस वक्त कहाँ हैं। जो सरकारी अफसर प्रोफेसर को हुकूमत की तहवील में देने के सिलसिले में कोशा हैं और उनमें से चंद गैर मुखलस भी हैं, और गैर मुखलस अफसरान का तल्लक आशा बेगम से है। उन अफसरान ही ने आशा बेगम को इतला दी कि राहील और नौशीन इस वक्त कहाँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मार्टिन ने इतनी देर में पहली बार नरम लहजे में कहा। किस किस्म की मदद चाहती हो? मैं आशा के हाथों मरना नहीं चाहती और मेरा ख्याल है कि तुम मेरी हिफाजत कर सकते हो, ज़हरा ने कहा। जब तुम यहाँ से प्रोफेसर राहील को लेकर फरार होने लगे तो मुझे भी अपने साथ। तुम कहाँ जाना चाहती हो? जहाँ आशा के मकरू हाथ ना पहुँच सके। मार्टिन ने ज़हरा से कुछ कहने की बजाय आलिया की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। तुम पर भरोसा करने को दिल चाह रहा है, आलिया ने धीमी मगर साफ आवाज में कहा। हम ना सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करेंगे बल्कि आशा बेगम से बहुत दूर कर देंगे। अब तुम ये बताओ कि अशोक मेहता के बारे में तुम क्या जानती हो? ज़हरा के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई और फिर चंद लम्हे बाद उसने आलिया के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, आज रात किसी वक्त तुम्हारे आदमी उसे अगवा करने के मंसूबे पर अमल करने वाले थे। उसकी इतला 2 घंटे कबल ही आशा को मिली थी और उसने अशोक मेहता को उठवा दिया। इस वक्त वह CIA के किसी हवालात में होगा। अशोक मेहता को गैर मुल्की जासूस साबित करना CIA के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, इसलिए उसका रिकॉर्ड शुरू से ही खराब है। अगर ये इतला गलत साबित हुई तो मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ और सजा देना तुम्हें खूब आता है।